शायरी के सफ़र को हमने गुज़रे हुए ज़माने से यानी कदीम ज़माने से आज के मौजूदा ज़माने तक यानी करंट पीरियड तक बड़ी खूबसूरती से देखा, बड़ी खूबसूरती से समझा, बड़ी खूबसूरती से पढ़ा। जिस शायर को हम सुन सकते थे, उस शायर को सुना, जिस शायर को हम देख सकते थे, उस शायर को देखा, जिस शायर को पढ़ सकते थे, उस शायर को पढ़ा। इसी तरीके से हम आज के मौजूदा ज़माने में शायर और कहानियाँ और कलाकार और राइटर्स के बारे में बात करने के लिए तथासु मीडिया आपके सामने लेकर आया है एक नई पॉडकास्ट की सीरीज। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर काज़मी आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी खूबसूरत मेहमान कि जो अपने अंदर एक एंकरिंग की कला भी रखती हैं, राइटिंग की कला भी रखती हैं और खूबसूरत राइटर भी हैं और खूबसूरत एंकर भी हैं। साथ ही साथ एक टेलीविज़न जिसका नाम आस्था है, उस टेलीविज़न से जुड़ी हुई एंकर भी हैं। मोहतरमा हनी त्यागी साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे पहले पॉडकास्ट में और हमारी खुशनसीबी है कि आज आप तथासु मीडिया की फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं और पहले पॉडकास्ट में आप हमारे सामने हाज़िर हुई हैं। मोहतरमा, आपसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि हमारी ऑडियंस बड़ी बेताब है हमारे पॉडकास्ट के लिए, तो आप पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएँ, फिर आपसे बातचीत चलती रहेगी। समीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और तथास्तु मीडिया का शुक्रिया इस पहले पॉडकास्ट के लिए। वो इसलिए कि ये जो शब्द होते हैं, ये खूबसूरत ताना-बाना होते हैं, तो लोगों तक पहुँचने और लोगों तक पहुँचाने के लिए वो दिल से दिल का जो कनेक्शन है, वो बातों के थ्रू होता है। तो उसके लिए शुक्रिया। और बात अगर अपने बारे में करूँ, तो वो सिर्फ़ इतनी सी है कि जब 12th स्टैंडर्ड में थी, तो तब तक डॉक्टर बनना चाहती थी। कि डॉक्टर बनना है साइंस स्ट्रीम से जो है मैंने अपनी 12वीं कक्षा जो है वो पास की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ हो भी गया, लेकिन लगा कि नहीं, कुछ अलग करना है। और ज़हन के पीछे तब पता चला कि पापा जब न्यूज़ वगैरह सुन रहे होते थे कि वो आवाज़ कानों से दिल तक पहुँच रही थी कि एक जर्नलिस्ट बनते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि बीए प्रोग्राम करते हैं। अब साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा जब बीए चुनता है ना, तो घर वाले थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो बीए की, वो भी एसओएल से की और साथ में 3 साल सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा किया फ्रेंच लैंग्वेज में, दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस से। क्योंकि उसके बाद मुझे ये था कि मुझे 3 साल जर्नलिज़्म में ना देकर 1 साल देना है। तो एशियन अकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न 12वाँ स्टूडियो है नोएडा में। तो वहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा किया इन टीवी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर वहाँ से न्यूज़ एंकरिंग की, टीवी 100 एक न्यूज़ चैनल है। वहाँ की और फिर ऑडिशन के थ्रू सिलेक्शन हुआ आस्था चैनल में। लेकिन इन सब चीज़ों को कहते हैं ना कि रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ले गए, वो केवल शब्द थे। क्योंकि स्कूल टाइम से ही ना कविताएँ सुनने का शौक रहा, सुनाने का शौक रहा। तो जर्नलिज़्म में भी इसलिए आने का मन किया कि बोलना है। बोलना बहुत पसंद था, लोगों से बातचीत बहुत पसंद थी, तो ये मेरा परिचय हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए भी कि आपने हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर यहाँ पर आप हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ी हुई हैं। हमारा भी सौभाग्य है, हमारी भी खुशनसीबी है कि हम आप जैसे होनहार कलाकार से बात कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर बनने के ख्वाब ले हुई एक लड़की और शब्दों के ख्वाब में आकर एक अपना चेहरा बना चुकी है। बल्कि हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जहाँ डॉक्टर बनने के सपने थे, वहाँ शब्दों में अपना एक सपना आपने देखा और अपना एक सपना बनाया। जी। तो ये सफ़र आपका कितना मुश्किल रहा और कितना आसान रहा या क्या-क्या आपने इस सफ़र से सीखा? ज़रा इस बारे में भी बताएँ। समीर जी, जैसा आपने कहा ना कि डॉक्टर बनने का ख्वाब और अब शब्द बुनने का जो चल रहा है सिलसिला, मुझे लगता है कि डॉक्टर मैं अब भी हूँ। क्योंकि वो वाली डॉक्टर हूँ जो होता है ना जिसकी रिपोर्ट्स कभी कागज़ों में नहीं आती। वाह! वो वाली डॉक्टर कि जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ज़हन से निकल के आता है। कोई अपनी बातें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर इतने लोग हैं, जो अपनी बातें कह पाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि शब्द सुनकर या शब्द पढ़कर कि ये इंसान मुझे समझेगा। वाह! तो तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं डॉक्टर तो हूँ। वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ कि सर्जरी कर दूँ,
मगर कुछ उधड़े हुए धागे शब्दों से भी सिले जा सकते हैं, तो वो वाली डॉक्टर तो मैं हूँ। बेसिकली आप जी। शब्दों की डॉक्टर बन जी, चुकी जी, हैं। जी, आप ये कह सकते हैं हाँ, कि और ये शब्दों का डॉक्टर होना भी एक अपने अंदर अलग हुनर रखता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ये बात समझता हूँ कि जो इंसान शब्दों को अच्छी तरीके से तोड़-मरोड़ के जोड़ना जानता हो, तो वो बहुत अच्छा कलाकार होता है। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपका इस हवाले से जानकर, और जैसा आपने अभी ज़िक्र करा कि आस्था टीवी चैनल पे आप एज़ अ एंकर काम कर रही हैं, तो एंकरिंग भी एक ऐसी फ़ील्ड है कि जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ समझने को मिलता है, और ख़ास तौर से शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से हमें करना चाहिए, वो ज़रूर मिलता है। तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे जी। कि हमारी ऑडियंस के लिए कि एंकरिंग वाली फ़ील्ड में किस तरीके से आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए या किस तरीके से सीखना चाहिए? खुद मैं भी एक छोटा-मोटा एंकर हूँ, तो जी। शायद मेरे लिए भी कोई सीख हो। जी। एक शायरी है कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हुँ। आप उसे बेहतर बता पाएँगे, बयाँ कर पाएँगे। तो ये ज़िंदगी में रहा, जैसे आस्था चैनल में आई और मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि अभी तक ज़िंदगी में ना बड़े अच्छे लोग आए हैं। बहुत अच्छे, तो बहुत बहुत अच्छे-अच्छे अच्छे। लोग जब मिल रहे होते हैं ना, तो आप सीखते हैं और सीखने में मज़ा आता है। तो आप टेलीविज़न पे आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं ना कैमरे के सामने, तो आपको ये मानकर और ये सोचकर बोलना होता है कि मैं हर इंसान के दिल तक पहुँचूँ, और इसलिए ना पहुँचूँ कि मुझे अच्छा लगे, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। कितने लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक-एक शख्स से हम कनेक्ट कर पाएँ। कैमरे से बात की जाए कि ये दरमियाँ हमारे और आपके दरमियाँ बात हो रही है कैमरे के थ्रू। तो वो आस्था चैनल में आके सीखा, बड़े अच्छे लोग मिले, बड़े अच्छे से सिखा रहे हैं, सीख रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप ये बात कहना चाह रही हैं, ये जो कैमरा है हमारे सामने, जी, ये कैमरा सिर्फ़ कैमरा नहीं है, बल्कि लाखों की ऑडियंस है, जी, जो हमारी बात को सुन रही है, जी, समझ रही है, जी। और हमें हमारा हौसला बढ़ा रही है। तो हुँ। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से ये बात कही। आपका राइटिंग फ़ील्ड के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि शब्दों की डॉक्टर तो हैं आप, तो वो शब्दों की डॉक्टर बनने में आपको कितनी आसानियाँ और कितनी परेशानियाँ सामने आई, वो भी आप हमें बताएँ तो बहुत अच्छा। देखिए, ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा बात ये है कि परेशानियों को आप परेशानियों में भी गिन सकते हैं, तजुर्बे में भी गुन गिन सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना, सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ आप आगे चलते चले बहुत जाते अच्छा। हैं। तो जब स्कूल टाइम में थे तो शैलेश लोधा जी की एक कविता थी माँ, कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो वाह! अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा कि खड़े-खड़े दूध मत पी, हज़म नहीं होगा, 2 घड़ी साँस ले ले। अरे कोट भूल गया है, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मैं रसोई से बोली वाह! होगी, तो पलट के देखा, मन में सोचा मैं रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा, पर घूम के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सन्नाटा होगा। वाह! तो ये बहुत बड़ी कविता थी उनकी, मतलब लगभग मुझे अगर सही याद है तो 2-3 पन्नों में ये जा रही थी और मुझे लेकिन मन में हुआ ये मुझे पूरी असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में रिप्रेज़ेंट करनी है। तो वहाँ से सिलसिला शुरू किया कविताएँ बोलने का। वहाँ मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर स्कूल में ही स्वरचित कविताओं का एक जो है कॉम्पिटिशन हुआ। तो क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने कहा तुम ट्राई करो, मैं मना कर रही थी, उन्होंने नाम लिखा दिया। तो उस दिन जब पहली बार आप होता है ना टूटे हुए शब्दों को जोड़ते हैं और अपने शब्द ना हमेशा अच्छे ही लगते हैं। वाह! हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा लिखा है। तो वहाँ से हौसला अफ़ज़ाई मिली, वहाँ से शुरू हुआ। दूसरे शायरों को, कवियों को पढ़ा और अगर आप मुझसे पूछेंगे ना आपका फ़ेवरेट शायर कौन है, कवि कौन है? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मुझे ख़्याल बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं अगर कुछ सर्च भी करूँ तो मैं ये नहीं डालती कि इस शायर की शायरी मुझे पढ़नी है, मैं डालती हूँ ज़िंदगी के ऊपर शायरी, ठीक है? मौत के ऊपर शायरी, खुशी के ऊपर शायरी। तो उसमें अब जैसे जॉन एलिया जी का एक शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो वाह! जब परेशान होते हैं तो जॉन एलिया जी अच्छे लगने लगते हैं और मुनीर नियाज़ी जब याद आ जाते हैं, जब किसी से कुछ कह नहीं पाते कि वाह! हमेशा देर कर बहुत देता हूँ अच्छे। मैं। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। बहुत लंबे टाइम बाद मैंने तथास्तु मीडिया से फिर से एक जर्नी शुरू की है और कल ही मैंने अपनी वो किताब खोली है जिस पर मैंने सोचा था कभी कि ये बुक पब्लिश करानी है, सोच आपकी कलम मेरी। तो अब लगता है कि चलिए सिलसिला शुरू करते हैं इन चीज़ों। बहुत, बहुत अच्छे आपने कितनी सारी बातें
हमें बताई और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, आपने जैसे ज़िक्र करा कि कल ही आपने एक किताब खोली कि जो पब्लिश कराने का कभी मन था। तो ज़ाहिर है उस किताब को आपने जब लिखा होगा, जब अपने कलम से उस पे मेहनत की होगी, तो आपकी वो मेहनत का फल किस तरीके का था और कैसा था? उसके बारे में भी हमें बताएँ ताकि हम कुछ नई सीख सीख जी, सकें। देखिए मेहनत का मैं ये कहूँगी कि जब आप अपनी पुरानी कविताएँ पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मैंने लिखा है, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र उन्हीं शब्दों की वज़ह वाह! से वाह, शुरू वाह! किया है। बहुत तो अच्छा। अब जब वहाँ पलट के किताब को देखते हैं, तो एक बार लगता है कि यार वो जो छूटे हुए ख्वाब रह गए थे ना, अब उन्हें पूरा करने का वक़्त आ गया है। अब उस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो वो जो रास्ता है ना, वो अब तथास्तु मीडिया दे रहा है। तो वो बहुत बड़ी शुक्रिया। प्यारी-सी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं इस बात को अपने हक से कह सकता हूँ कि जी। जो किताब एक ज़माने में पब्लिश कराने का सपना था, अब वो किताब पब्लिश तो होगी लेकिन कुछ नए शब्दों के साथ जी, जी, होगी। जी, बिल्कुल। तो शायद थोड़ा-सा और बेहतर आगे जाएँगे तो हालाँकि इसमें भी खामियाँ नज़र आएँगी, मगर थोड़ा 1-2 कदम बढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा अच्छे लगता है। जैसे आपने अभी ज़िक्र करा शब्दों का तोड़-मरोड़ और जिस तरीके से आपने बताया कि एक किताब का ख़्वाब था, तो आपने शब्दों को और शायरी को अपने निगाह में जैसा आप बता रही थी कि मैं किसी स्पेसिफ़िक राइटर को नहीं पढ़ती हूँ या वो मैं लफ्ज़ों पे या ज़िंदगी पे या मौत पे या मौज़ू कह लीजिए टॉपिक्स पे आप शायरी को सुनना या समझना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक जो आपके बिल्कुल दिल पे लगा हो ज़िंदगी में और उस टॉपिक पे आपने भी खुद अपनी राइटिंग पे काम किया हो या दूसरे राइटर की भी उस टॉपिक पे राइट अप या ऐसा कंटेंट जो आपके दिलों में बैठ गया हो? कुछ बताएँ हमारी जी ऑडियंस के लिए। इतना प्यारा-प्यारा लिखते हैं कि उनका कंटेंट तो दिल के हमेशा करीब रहता ही है। जिसको भी सुनते हैं लगता है कि मतलब ये होता है कि लिख कैसे दिया? मैंने एक दफ़ा सुना था कि मैं तो कालिक था, तुमने आँखों से लगाया तो काजल कर दिया। वाह! तो ये होता है कि नज़रिया राइटर्स आपको नज़रिया देते हैं। हवा चल रही है, हर इंसान उसे महसूस नहीं कर सकता। हवा में शख़्स की खुशबू भी होती है, ये लेखक बताता है। हाँ, ठीक है? जैसे शाम होती है, तो एक दफ़ा लिखा था कि जब से तुम गए हो तो अब शाम शाम सी नहीं लगती, अब तो हुँ। बस दिन ढला करते हैं। वाह, वाह! तो ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो लेखक और वो शायर दे दिया करते हैं। आपको लगता है कि ओके ये स अब जैसे मुझे केवल शायरी या कविता मैं नहीं लिखती हूँ, मुझे लेख लिखना या फिर आप कह दीजिए जिसे लोग डायरी एंट्री बोलते हैं, वो लिखना पसंद है कि बहुत आप जर्नलिंग कर रहे हैं। बहुत तो अच्छा। उसमें मुझे हमेशा लगता है अगर परेशान होते हैं कि मुझे कभी दिमाग की जो नस है, वो नस नहीं लगती। मुझे लगता है कुछ कीड़े हैं, वो जो रेंग कर शरीर पर रात को निकल वाह! आते हैं और घड़ियाँ हैं जो उनकी सुइयाँ टूटकर यहाँ गिर पड़ेंगी और वो मेरी हर नब्ज़ को काट देंगी। बहुत तो आपको वो जो जैसा मैंने बोला ना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है चीज़ों को देखने का, वो मिल जाता है और एक बड़े शायर हैं नाम माफ़ कीजिएगा भूल रही हूँ, तो उन्होंने इस पर बोला भी था कि यूँ बुनी है रगे जिस्म की एक नस टस से मस और बस। तो और बस। तो या मसला दस्तरस तो आप क्योंकि आपकी ये विधा है तो आप बेहतरीन तरीके से इसको कह पाएँगे। तो शायर नज़रिया हैं, शायर ख़याल हैं, वो एक चीज़ को देखने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देते हैं, जो बड़ा बेहतरीन होता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो बेसिकली आपने शायरों को बतौर शायर कम देखा, बल्कि उनके नज़रियात को या उन्होंने दुनिया को कैसा दिखाया है, जी, आपने उस तरीके से जी, देखा। जी। मैं शायद अगर मैं गलत हूँ, तो आप नहीं, बिल्कुल हक रखती हैं टोकने का आप बता सकती हैं। तो आपने इतने खूबसूरत ज़िंदगी के मायने और ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र को आपने जिस तरीके से राइटिंग फॉर्म में या पोएट्री फॉर्म में आपने देखा, तो साथ ही साथ मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आपने बताया जर्नलिज़्म तो शायरी और जर्नलिज़्म के आपसी कनेक्शन कितने हैं? और उसमें आप किस किस हद तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि ये जर्नलिज़्म में कहीं न कहीं पोएट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है या कोई शायर है, तो वो बहुत अच्छे से जर्नलिज़्म कर सकता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शायरी और एक पत्रकारिता दोनों मुख्तलिफ हैं एक-दूसरे से। लेकिन शायरी का ज़िंदगी में इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि शायरियाँ और शायर आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। वाह!
तो पत्रकारिता में मैं शायरी का इतना योगदान ये मानती हूँ कि जब आप अखबार उठाते हैं या आप देखते हैं कोई हादसा हो गया, तो आपके लिए वो बस खबर नहीं होती। वो आप होता है ना, सीने को चीर कर वो दिल तक पहुँचती है और आपके अंदर का शायर, आपके अंदर का इंसान हमेशा जगा कर रखता है। तो ये जो कनेक्शन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायरी और पत्रकारिता। बहुत बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पिछले ज़माने से लेकर आज तक कहीं न कहीं शायरी ने भी वो काम ज़रूर किया है जो जर्नलिज़्म पत्रकारिता करती है। जी, जी, जी। आप एक जर्नलिस्ट अपनी किसी भी खबर को बताने में शायद वो 5 से 7 मिनट का एक लेक्चर या एक पूरा पूरा टॉपिक क्रिएट करे, लेकिन शायद शायर 2 लाइनों में वो 2 पूरी लाइन में। बात कह सकता जी, है। जी, जी। तो इस बात से आप किस हद तक आप इस बात से किस हद तक अपना इत्तेफ़ाक रखती हैं? ज़रा हमें बताएँ। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज के अगर आप शायर देखें या लेखक देखें या वो देखें जो कविताएँ लिखते हैं और फिर उसमें जैसे एक बड़े कवि हैं हरिओम पवार जी। कश्मीर पर लिखा उन्होंने, कश्मीर के मुद्दे पर लिखा, भूख पर लिखा। तो जो पत्रकारिता में आपने जैसे बोला कि पत्रकारिता में वो 1-2 मिनट के लिए आएगा और चला जाएगा। लेकिन एक एक दफ़ा वो शायर की किताब और शायर के लफ्ज़ों में अगर वो आ गया ना, तो वो होता है ना, वो युगों को भी चीर देता है। बहुत अच्छा। वो आगे इतना बढ़ता है कि सालों को, दिनों को, वो बहुत आगे तक चला बहुत जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, इसी हवाले से हम कह सकते हैं, जैसे हम गुज़रे हुए ज़माने से देखें, हम इब्तिदा में बात ही कर रहे थे कि शायरी किस ज़माने से चलती हुई आई है, तो हमने बहुत सारे ऐसे शायर देखे हैं कि जो अपने ज़माने में उन्होंने अपनी राइटिंग फ़ॉर्म से एक जर्नलिस्ट होने की भी हैसियत को बरकरार रखा, या कह सकते हैं जोश मलियाबादी जैसे खूबसूरत शायर जिनके इनकलाब के नारे बुलंद हुए, जी। जिन्होंने इनकलाब का नारा दिया। और अब अभी कुछ पल पहले की बात करें, हमारे मरहूम राहत इंदौरी साहब, उनकी कि कितने ऐसे कलाम हैं कि जो पूरी-पूरी सत्ताओं को, पूरी-पूरी गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर कर देते जी, हैं जी, जी। कि एक राइटर अगर किसी किसी आम राइटर ना सही, किसी आम ऑडियंस ने भी ये 2 लाइन उनकी जो लिखी हुई लाइन है, हमारे सामने हमारे मुँह पे मार दी, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। तो इस बात जी, से तो जी। आप मुझे लगता है पूरी तरह से जी। इत्तेफ़ाक रखती होंगी। और मैंने जैसा आपसे बयान करा कि इतने ज़माने से और एक तो उनसे शायरों ने एक नए-नए टॉपिक और एक नई-नई चीज़ें दी, और हमारे ज़िंदगी में उन्होंने जीने का हुनर भी सिखाया। तो आपसे अगर हम तो कुछ जीने का हुनर सीखना चाहें, तो आप सबसे पहले हमें क्या सिखाना चाहेंगी? हाँ, जीने का हुनर वैसे मतलब अमूमन मुझे हाँ बोलना चाहिए था कि नहीं, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है बट मुझे लगता है मेरे पास ये बहुत बताने के लिए। लोगों को अक्सर शिकायत रही, जैसे मैं किसी से मिली तो मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कहाँ से कोई शख्स आ रहा है। मैंने कभी नहीं पूछा कि सर अपना पूरा नाम बताइए। मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से और इस चीज़ से मतलब लोगों को बड़ा रहा कि कितना मतलब आप प्रेज़ेंट नहीं हैं, आप मतलब उतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं कि आप 1 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। मुझे हमेशा लगा कि किसी भी शख्स से ना दिल से दिल तक का रिश्ता जो है वो रखना चाहिए और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। तो ज़िंदगी जीने का हुनर है वो इंसानियत सिखाती है। वाह! किसी के नाम में कुछ नहीं रखा है, किसी के धर्म में कुछ नहीं रखा है और ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जिसे हम ये कह सकें पूरा बुरा है इससे बात मत कीजिए। हर शख्स में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। इस पर एक शायरी भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। वाह! तो ये ज़िंदगी से सीखते चल रहे हैं कि अच्छा इस शख्स में ये है जो हमारी यहाँ अच्छी नहीं बन रही है, मगर इस शख्स में ये बहुत अच्छा है। तो इससे ज़िंदगी को जीने में भी आसानी हो रही है और कहते हैं लोग कि उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, तो वो उम्मीदों का जो एक बोझ है वो कम होता चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने करी, और मुझे आपकी बात से अपने एक उस्ताद, एक टीचर का एक जुमला मुझे बहुत अच्छे से याद आया। उन्होंने एक बार हमसे ज़िक्र करते हुए कहा, एक कोई शख्स थे, वो किसी के हवाले से, जैसे आपने कहा ना कि कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो अगेंस्ट थे, बुरा नज़रिया रखने वाले थे। तो उन्होंने एक पॉइंट में पूरी बात उनको समझाने के लिए करी, और वो बहुत अच्छी आज तक मुझे याद रह गई। जी। उन्होंने कहा था कि किसी में अगर ज़र्रा बराबर भी, पॉइंट बराबर भी अच्छाई की गुंजाइश है, अच्छाई नज़र आती है,
तो उसके लिए बुरा सोचना हमारे लिए गलत है। जी। तो ये आपने एक ज़िंदगी का लेक्चर जो हमें आज आज के इस खूबसूरत पॉडकास्ट में हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें करते हुए। एक और मेरे ज़हन में सवाल बन रहा है, जी। जैसे आपने बताया कि नए-नए टॉपिक्स को आपको सर्च करना और उस पे पढ़ना या उसको सुनना बहुत पसंद है। तो कोई ऐसा राइटर जो आपको बेसिकली या तो आज के टाइम पे यूट्यूब और सोशल मीडिया ने बहुत से राइटर्स को, बहुत से शायरों को इतना प्रमोट किया है कि उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स देखें तो बहुत अच्छी हैं। और हम यहाँ किसी राइटर के बारे में बेसिकली नाम लेकर तो बात नहीं करेंगे कि कौन कितना अच्छा है, हमारी निगाह में तो सारे बहुत अच्छे हैं। तो कोई ऐसा राइटर शायद वो सोशल मीडिया पे इतना प्रमोट ना हो या आम दुनिया में लोगों के दिलों में इतना ना हो, लेकिन आपके दिल में बसता हो। कोई ऐसा राइटर? जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई लेखक मेरे दिल में उस तरीके से नहीं बसता, लेकिन मुझे बात करते-करते ही याद आई, मेरे दिल में बसती हैं अमृता प्रीतम जी। वाह! और अमृता प्रीतम जी ने एक बात कही है कि ज़िंदगी आपके उसी गुण का इम्तिहान लेती है, जो आपके अंदर मौजूद रहता है, मेरे अंदर इश्क था। देखिए समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बराबरी तो बेशक आ गई है, लेकिन बराबर में खड़े होना अभी भी बाकी रहता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। आज हम यहाँ बैठकर अच्छे से बातें कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो उसी घूंघट में, उसी पल्लू में, चार दीवारियों में हैं। और शब्दों का यही जो ताना-बाना है उन तक भी पहुँचाना है, कि वो भी वहाँ से यहाँ तक का सफ़र और यहाँ से आगे तक का सफ़र तय कर सकें। इसी बराबरी पर मैंने एक कविता लिखी थी, कविता तो मैं नहीं सुनाऊँगी, लेकिन उसमें ये था कि हम कहते हैं ना कि लड़कियाँ विदाई जो है बेटियों की विदाई हो जाती है, लेकिन वो कविता कहाँ से उपजी मेरी? मुझे लगता है हमारे पास ना वक़्त बहुत कम होता है। विदाई होनी है, हम मतलब हमने पढ़ाई-लिखाई की, नौकरी शुरू हुई और घर में इन बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि भई अब शादी-वादी कर देते हैं। उन्हें भी अपने माँ-बाप के लिए बहुत कुछ करना होता है। वो भी चाहती हैं कि माँ के लिए यूँ ही साड़ी ले आएँ, घर घर पे फल-फ्रूट लेके चल दें। तो वो जो एक लड़का रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का पार्ट बनता है ना, वो भी चाहती हैं। लेकिन उसके लिए ना वक़्त बहुत कम रह जाता है। आपके पास 1-2 साल होते हैं, 1-2 साल में आप पूरा जीवन कैसे वो गुज़ार देंगे या जी लेंगे? तो यहाँ पर बराबरी होनी बहुत बाकी है अभी। क्योंकि कहने के नाम पर ये हो गई है, मगर जज़्बातों के नाम पर ये बराबरी अभी नहीं आई है। तो वो बाकी है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आखिर में मैं जो हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए एक पैगाम और एक मैसेज जो दे पा रहे हैं, वो आपने अपने शब्दों में दे ही दिया है। अब आखिर में हम आपसे विदा लेने से पहले दरख्वास्त तो ज़रूर करेंगे कि आपके दिल के करीब जो ऐसा कंटेंट जो आपको लगता हो कि मैं इस कंटेंट को आज से लेके अपने बुढ़ापे तक सँभाल के रखने वाली हूँ और वो कंटेंट हर जगह मैं फ़क्र के साथ लोगों के सामने रख सकती हूँ। ऐसा कंटेंट हमारी ऑडियंस अगर सुनेगी, तो ऑडियंस भी खुश हो जाएगी और हमारा दिल तो खुश हो ही गया है आपसे बातें करके। देखिए समीर जी, अगर जैसे आपने कहा अपनी वृद्ध अवस्था में तो ऐसे बहुत से कंटेंट हैं जो मुझे याद आएँगे, फिर चाहे वो पीड़ा हो या प्रेम हो। लेकिन जैसा हमारी इस पॉडकास्ट में शुरुआत से चर्चा चल रही थी, तो मुझे लगता है दुनिया को अगर आपको सरलता से जीना है, तो आपके अंदर का जो अबोध बालक है ना, वो जब आप वृद्ध अवस्था में पहुँच जाते हैं, तब तक वाह! जीवित रहना चाहिए। तो तब कुछ लिखा था कि माँ की गोद से शुरू हुआ वो सिलसिला बहुत पीछे छूट गया। माँ की गोद से शुरू हुआ वो सिलसिला बहुत पीछे छूट गया। मेरी जवानी तो मेरे साथ है, पर मेरे बचपन का खिलौना टूट गया। वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया हनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तथास्तु मीडिया इसी तरीके से नए-नए पॉडकास्ट आप सबके सामने, ऑडियंस के सामने लाता रहेगा। फिर हम किसी पॉडकास्ट में किसी नए आर्टिस्ट के साथ शायद इस कुर्सी पे मैं ना हूँ, कोई और हो, लेकिन आपसे वार्तालाप रहेगा, आपसे बातचीत रहेगी और हमारी आप ऑडियंस से एक बहुत अच्छी गुज़ारिश ये है कि अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कोई सवाल या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको से आप चाहते हैं कि हम सवाल करें या आपके सवाल उन आर्टिस्ट के सामने हम रखें, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।